Hello everyone, this is Jeevan Jaiswal from Main Academy and we are discussing about biography of Dr. Bhimrao Ambedkar. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक समाज सुधारक थे, एक अर्थशास्त्री थे, एक कानूनविद थे, एक राजनेता थे और भारतीय संविधान के शिल्पकार के रूप में हम इन्हें देखते हैं। तो आइए समझते हैं एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जिनकी चर्चा करेंगे, बायोग्राफी के बारे में जानेंगे, इनके क्या कैसा रहा जीवन इनका, कैसे इन्होंने शिक्षा प्राप्त की, कैसे ये आगे पढ़ाई आगे कैसे किए और समाज के क्षेत्र में इन्होंने क्या कार्य किया, इनकी क्या क्या पुस्तकें हैं। ये बहुत सारे पुस्तकों का इन्होंने अध्ययन किया और खुद स्वयं भी लिखे और इनके कुछ दर्शन थे, इनके दर्शन अलग ही तरह के थे। इन सभी इनके दर्शन के बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे, समझेंगे कैसा था और इन्होंने समाज में क्या योगदान दिया, इनके भी बारे में जानेंगे, समझेंगे। ये समतामूलक समाज की स्थापना करना चाहते थे और लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए इन्होंने प्रयास किया। कई ऐसे कार्य किए जो खुद के लिए लड़े और समाज के लिए भी इन्होंने सामने आए। तो इनके बारे में समझेंगे। इनका मानना था कि जिस जमीन पर आप रहते हैं उसमें केवल आपका ही हक होना चाहिए, आपको इसके लिए आगे आना चाहिए। आप जिस छत के नीचे में आप रहते हैं वह छत में आपका हक होना चाहिए। तो इस तरह की बातें करते थे और वे अपने हक की लड़ाई के लिए सामने आने के लिए लोगों को प्रेरित करते थे। तो ऐसे शख्सियत के बारे में हम जानने का प्रयास कर रहे हैं, जानेंगे, समझेंगे। तो 14 अप्रैल की समय था, 14 अप्रैल 1891 में मऊ में इनका जन्म हुआ था। मऊ कहाँ है? मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश के मऊ में इनका जन्म हुआ था और ये वर्तमान में इन्हें अंबेडकर नगर के नाम से भी जाना जाता है। अंबेडकर नगर जो मऊ है उनको अंबेडकर नगर के नाम से भी जाना जाता है। इनकी माता का नाम भीमाबाई सकपाल और इनके पिताजी का नाम रामजी मालोजी सकपाल थे। तो इनके जो पिताजी थे वे भारतीय सेना में कार्यरत थे, इंडियन आर्मी के तौर पे ये कार्यरत थे। प्रारंभिक जीवन में मऊ में थे, लेकिन इसके पश्चात इनका परिवार जो है मुंबई चला गया और मुंबई जाने के पश्चात उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा मुंबई से ही प्राप्त की। प्रारंभिक शिक्षा के दौरान में हम देखें तो एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो निचले तबके के थे, दलित वर्ग से थे। ये किससे? दलित वर्ग से बिलोंग करते थे। इनकी जाति महार थी और एकमात्र महार ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार 1906 में एल्फिंस्टन हाई स्कूल में इन्होंने दाखिला लिया। तो एक बहुत बड़ी बात होती थी वहाँ उस समय के लिए, और क्योंकि दलितों के साथ उस समय अनटचेबिलिटी की जो प्रोसेस मतलब प्रक्रिया होती थी, मतलब लोगों के ऊपर इस तरह से हावी था और लोगों के छुआछूत भेदभाव की जो मानसिकता थी उस तरह उस समय व्याप्त थी। स्कूलों में भी इनको पूरी तरह से अलग तरह से ट्रीट किया जाता था। तो इस तरह से उनके लिए एक बहुत ही ये एक प्रॉब्लम हुआ करता था। उनको उनके साथ उनके दोस्त लोग उनके साथ खेलते नहीं थे, लोग टीचर्स भी उनके साथ एक अलग तरह से बिहेव करते थे। तो इस तरह से उनके साथ प्रारंभिक अवस्था में उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। उसके पश्चात 1912 में अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र के विषय में इन्होंने बंबई विश्वविद्यालय में इन्होंने क्या किया? पढ़ाई हासिल की और उच्च शिक्षा के लिए बाद में ये अमेरिका चले गए। अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में चले गए और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में ही इनकी पढ़ाई आगे की हुई। तो इस तरह कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इनका पढ़ाई कैसे हुआ इनके बारे में थोड़ा देखें तो सबसे पहले क्या हुआ था कि इनको छात्रवृत्ति मिली थी, स्कॉलरशिप के थ्रू ये गए थे। बड़ौदा की स्टेट का जो स्कॉलरशिप शासक था गायकवाड़, और जिनका नाम था सयाजी राव था, इनके गायकवाड़ के एक प्रमुख थे और ये शासक के द्वारा एक स्कॉलरशिप योजना चलाया जा रहा था जिनमें इनका चयन हुआ था। तो 25 रुपये का मंथली छात्रवृत्ति के अनुसार इनको क्या हुआ था? प्रोसेस पे ये चयन हुए थे और इनको अमेरिका में ये दाखिला ले लिए और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इन्होंने पढ़ाई आगे जारी रखी। 1916 में इन्होंने पीएचडी हासिल की, इन्हें डिग्री हासिल की और 1923 में डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री इन्होंने हासिल किया। इसके बाद 1926 में मुंबई विधान परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त हुए। अब क्या हुआ कि जब
अमेरिका से इन्होंने पढ़ाई हासिल कर ली। उसके पश्चात भारत आए। भारत आने के पश्चात इनको एक तरह से उनको लगा कि उनको ज्ञान का क्या करना चाहिए, दूसरों को भी इनका फायदा मिलना चाहिए। उनको लगने लगा कि उनके ज्ञान का भी दूसरों को फायदा हो, तभी उनकी पढ़ाई का कोई मतलब होगा। तो उनका क्या हुआ कि 25 अब इस समय में 1926 की अवस्था में 1926 के समय में मुंबई विधान परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त हुए। तो इन्होंने कई सारे अनुभव हासिल किए, कई अनुभव शासन से संबंधित कुछ अनुभव हासिल किया इन्होंने। और उसके पश्चात इन्होंने क्या किया, लोगों को अवेयर किया, लोगों को जागरूक किया। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने कार्य किए और लोगों को इन्होंने आगे बढ़ाने का प्रयास किया। इसी पश्चात उनको लगने लगा कि उनके साथ कुछ भेदभाव पहले से जो चली आ रही थी वो कुछ ज़्यादा हावी हो चुकी है। तो इस प्रकार उन्होंने जो मनुस्मृति था उनको इसी समय उन्होंने 1927 में जलाया था। मनुस्मृति जलाने का मतलब क्या है, पहले तो ये समझते हैं कि मनुस्मृति क्या चीज़ था। मनुस्मृति देखिए, यह एक तरह से हिंदुओं का एक तरह ग्रंथ था और ग्रंथ है। और मनुस्मृति में जिन कानून निर्माता, मतलब मनु जो है एक कानूनी निर्माता है और इसमें 12 अध्याय हैं, 12 अध्याय और लगभग 3000 श्लोक हैं। तो इस तरह यह मनुस्मृति है, एक हिंदुओं का एक धर्म ग्रंथ है। तो इसी के अनुसार चलता था, जो हमारे नियम कायदे थे इसी के अनुसार चलते थे। तो उसमें कुछ बातें कही गई थी, कई बातों का इसमें जिक्र किया गया था मनुस्मृति में। तो इसमें वर्ण संबंधित व्याख्याएं हैं, इसमें जो महिलाओं से संबंधित कुछ पुरुषों के अंतर्गत कुछ कार्य करना होता था, इसमें पुरुषों के लिए कुछ मदद करना, कुछ महिलाओं के लिए वेद व्यास इसमें अलग अलग उपनिषद और अलग अलग कुछ इस तरह से जो घटनाएं हैं, कुछ अलग अलग समाज के बारे में, सोसाइटी के बारे में, फैमिली के बारे में अलग अलग जो व्याख्याएं हैं मनुस्मृति में दी गई हुई है। तो उनके अनुसार क्या था कि इसमें अंबेडकर का मानना था कि इसमें कुछ कुरीतियां व्याप्त हैं, जिसके वजह से जो दलित हैं, शोषित हैं, उनको कुछ प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए उन्हें मनुस्मृति को उसने जलाया। 1927 में उनको जला दिया। 1927 में जलाने के पश्चात उन्होंने फिर 1932 के आसपास में हम देखें तो हम राजनीतिक स्तर पे इसी समय हम क्या था इसमें सांप्रदायिक अवार्ड दलितों के लिए अलग चुनाव की बात इसमें कही गई थी। सांप्रदायिक अवार्ड वही सांप्रदायिक अवार्ड है जो रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा इसके जो लाया गया था, वही ये सांप्रदायिक अवार्ड हैं। इसमें अलग चुनाव की बात कही गई थी। ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। गोलमेज सम्मेलन के दौरान यह रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा प्रस्तावित सांप्रदायिक अवार्ड था। इसको लेकर के गांधी जी क्रुद्ध हुए और इसमें भूख हड़ताल शुरू कर दिया इन्होंने। और इसके बाद ही पूना पैक्ट हो गया। पूना पैक्ट 1932 में होता है और अंबेडकर के साथ होता है पूना पैक्ट, ठीक है। तो देखिए पूना पैक्ट में 71 जो सीट मिला था दलितों के लिए, तो उनको बढ़ा करके 148 सीट कर दिया गया। यह एक प्रकार का पूना पैक्ट था। और इसी के बीच एक बात कही गई थी कि अंबेडकर अंग्रेजों के साथ में किसी प्रकार की समझौता नहीं करेंगे, तो यही पूना पैक्ट है। तो इसी तरह से जो संख्या है, सीट है दलितों की, वह क्या कर दिया गया था, बढ़ा दिया गया था। तो ये चीज था। फिर आगे हम देखें तो ये 1935 की घटना है। 1935 की घटना में इसमें क्या हुआ था, रामजस कॉलेज का चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया था। दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत रामजस कॉलेज है, उनका चेयरमैन नियुक्त किया गया। किनको किया गया, भीमराव अंबेडकर को। 1936 में इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी की स्थापना करते हैं अंबेडकर जी। उसके पश्चात हम इनकी कुछ और गतिविधियों को देखते हैं, जो कार्य हैं। तो 1947 से 51 तक ये स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र भारत के कानून मंत्री के रूप में ये इन्हें बनाया गया था। और 1956 में ये नागपुर में बौद्ध धर्म को अंगीकार कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। और इनको मरणोपरांत क्या होता है, 1990 में भारत रत्न से सम्मानित करते हैं। तो ये इनका एक तरह से अलग हम देखे हैं कुछ। और इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकों को देख लें तो प्रमुख पुस्तक हैं, कुछ संगठन इन्होंने बनाया, जैसे मूक नायक, बहिष्कृत भारत 1924 में,
और पुस्तक लिखी इन्होंने। समता एक पुस्तक है 1928 में इन्होंने लिखा। जनता 1930 में लिखा। अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना की इन्होंने। एक संस्था है, दलित वर्ग की एक संस्था है, ठीक है, अखिल भारतीय दलित वर्ग संस्था है। और बंबई हितकारिणी सभा ये भी एक संगठन है। और द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी एक पुस्तक का नाम है और इन्होंने 1935 के आसपास लिखा था। सबसे अच्छी पुस्तक ये है। इसमें प्रॉब्लम, इसमें क्या चीज़ है, तो जो प्रॉब्लम्स थे, जो आर्थिक रूप से जो प्रॉब्लम्स थे उनके बारे में इन्होंने दिखाया कि क्या प्रॉब्लम्स है, कैसा है, उसके सभी आर्थिक गतिविधियों को इन्हें शामिल किया गया था द प्रॉब्लम्स ऑफ द रूपी इसी पुस्तक में। तो एक महत्वपूर्ण कृति है इनकी। इनके कुछ दर्शन को जानते हैं अंबेडकर जी के। दर्शन में कई इनके बहुत बृहद दर्शन थे। इनके दर्शन को समझ पाना हम लोगों के लिए एक बहुत ही उपलब्धि वाली बात है। हम लोगों के लिए एक बहुत ही, हम इनके कुछ अंश को भी हम अपनाते हैं तो ये बहुत ही उपलब्धि वाली बात है हमारे लिए, ठीक है। तो समझते हैं। देखिए, ये हिंदू धर्म में ब्राह्मणवादी प्रथा का विरोध किया इन्होंने। तो जो हिंदू धर्म में ब्राह्मणवाद जो व्याप्त थी, ब्राह्मणवादी प्रथा जो व्याप्त थी, उनको क्या था, विरोध किया इन्होंने। धर्म की जो कट्टरता है वह देश के लिए खतरा है, ऐसा इनका मानना था। तो इनका मानना था कि किसी भी धर्म में कट्टरता अच्छी बात नहीं होती है, कट्टरता किसी देश को ले डुबोती है। तो ये एक खतरा मानते थे कट्टरता को। और अल्पसंख्यक वर्ग के प्रति एक प्रकार से सहानुभूति था। इनके दर्शन में यही था कि जो बहुसंख्यक हैं वो अल्पसंख्यक के प्रति थोड़ा सा उनके प्रति दया भाव रखे, उनके प्रति मतलब सामंजस्य, एकता के साथ रहें, मतलब सभी लोग एक साथ रहें, मिलजुल कर रहें, ऐसा उनका मानना था। उनका विचार था कि राष्ट्रीयता पर अधिक विचार था। राष्ट्रीयता पर उन्होंने धर्मनिरपेक्ष रहने की बात कही। सामाजिक रूप से सभी को एक साथ एक तरह से सभी को समान रूप से न्याय मिले, इस तरह उन्होंने सामाजिक न्याय की पैरवी की। इन्होंने धर्मनिरपेक्षता को बल दिया, धर्मनिरपेक्षता के पैरोकार थे। इनका विचार था कि जिस तरह विचार हमेशा के लिए अपने आप वो बनी रहती है, मृत्यु के पश्चात भी विचार हमेशा के लिए रहता है, उसी प्रकार आत्मा भी अमर होती है। तो उस प्रकार उन्होंने क्या कहा कि विचार और आत्मा एक तरह से समान है और दोनों मृत्यु के पश्चात, व्यक्ति के मृत्यु के पश्चात भी हमेशा के लिए बने रहते हैं, उनका सर्वनाश कभी नहीं होता है, ऐसा इनका कहना था। इन्होंने लैंगिक समानता की पैरोकार की और इन्होंने कई बार महिलाओं की शिक्षा के अधिकार पर इन्होंने बात कही और लोगों को आगे बढ़ाया और एक समान अवसर देने की बात कही। पूंजीवाद एवं जातिवाद के विरोधी थे, क्योंकि इनका मानना था कि पूंजीवादी प्रथा को बढ़ावा न दिया जाए, आम लोगों के हित को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। जातिवादी प्रथा हमें हमारे समाज को पिछड़ा और पिछले क्षेत्र में ले जा रही है। तो इनका मानना था कि जातिवाद प्रथा जब तक समाप्त नहीं किया जाएगा तब तक हमारा समाज राजनीतिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, किसी भी स्तर पर आगे नहीं जा सकता है। तो ऐसा इनका मानना था और इसी तरह ये जातिवादी प्रथा को समाप्त करना चाहते थे। इनका यह भी मानना था कि सभी प्रकार के उद्योग हैं और उनको क्या किया जाए, राष्ट्रीयकरण किया जाए, सभी जमीनों को भी राष्ट्रीयकरण किया जाए। इनका ऐसा विश्वास था, ऐसा मानना था, जिससे सभी लोगों में एक समभाव का स्थिति, मनोस्थिति पैदा हो सके, ऐसा इनका कहना था। इनका अंबेडकर का देखें तो इनका हमारे भारत में, हमारे राष्ट्र के लिए हमारा बहुत सारा योगदान है। इतना योगदान है कि हम कई बार इनकी जो अध्ययन करें तो एक समग्र रूप से अध्ययन करें तो हम संक्षिप्त में कह नहीं पाएंगे, बहुत ही अधिक है। तो हम फिर भी कुछ कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि मजदूरों के अधिकारों के प्रति इन्होंने एक प्रकार का समर्थन किया उनका। और इनके 14 घंटे के जो आवर हैं, वर्क आवर था, एक दिन का, उनको 8 घंटे का वर्क आवर कर दिया। तो इन्होंने एक प्रकार का समर्थन किया, इसके घंटे, काम के घंटे में कमी के जो प्रस्ताव था उनका समर्थन किया इन्होंने भारत में चल रही बड़ी बड़ी परियोजनाओं को, जैसे डैम परियोजनाएं, जैसे दामोदर वैली परियोजनाएं
और इस तरह से अन्य जो परियोजनाएं हैं तो उनका क्या किया, इन्होंने समर्थन किया। सोन जो परियोजना है उसको क्या किया, समर्थन किया। तो बड़े बड़े जो डैम बन रहे थे और कुछ कुछ अन्य डेवलप कार्य हो रहे थे तो उनका समर्थन किया इन्होंने। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में इनका बहुत ही योगदान है। 1935 में इन्होंने एक जो बुक लिखा था द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, 1935 की इनकी बुक है और इसमें उन्होंने यही बात बताया था कि भारत में बैंक का किस तरह से इसके कार्य हैं, कैसे हैं इनके, किस प्रकार से इनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया जाए, कैसा होना चाहिए, इसके बारे में इन्होंने इस बुक में बताया है। लैंगिक समानता के क्षेत्र में इन्होंने कई कार्य किए हैं। तो समान रूप से अलग अलग जो हिस्से के जो पुरुष हैं और महिलाएं हैं उनको समान रूप से आदर करना चाहिए, उनके देखभाल करनी चाहिए, उनको शिक्षा के स्तर पे भी समान रूप से इनको प्राथमिकता दिया जाना चाहिए, ऐसा अंबेडकर का मानना था। इसके अनुरूप इन्होंने सबसे बड़े कार्य जो किए वह भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष रूप में एक बड़ा कार्य किया उन्होंने, जो हमारे भारतीय संविधान में एक विशिष्ट छाप के रूप में हम देख सकते हैं इनको। और ये प्रथम विधि मंत्री के रूप में स्वतंत्र भारत के रूप में ये पदस्थापित हुए थे और इस प्रकार उन्होंने बाद में एक अलग ही अमिट छाप छोड़ी इन्होंने। इस प्रकार हम देखें तो पूरी अंबेडकर की जीवन गाथा एक अलग ही तरह से थी, रोमांचित थी और हम एकदम से इनके अलग अलग फिलॉसफी हैं, इसके अलग अलग दर्शन हैं, इनको हम यदि कहना चाहें तो एक ही वीडियो में आना मुश्किल है और हम फिर भी इनको कुछ समग्र रूप से अध्ययन करने के लिए हम इसको कुछ हद तक इसको समझे हैं और आगे भी इस तरह के वीडियो को हम देखेंगे, अंबेडकर के बारे में और भी कुछ चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।